नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप दोस्तों? टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ के साथ हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जिस तरीके से दिवाली पे जो है वो सारी दुनिया जो है वो जगमग रोशन होती है, वैसे आपकी ज़िंदगी भी जो है वो वैसे ही रोशन हो। इसी के साथ हम दुआ ये भी करते हैं कि आपकी जितनी भी मनोकामना है वो सारी की सारी पूरी हो और आप अपनी ज़िंदगी में जो हो बहुत खुशहाल रहे, बहुत ही जो है वो खुश रहे। इसी मनोकामना के साथ आज की क्लास हम ले लेते हैं 293 की, दैट इज कॉल्ड सिजेरियन सेक्शन। दोस्तों, जब हमने टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत की थी तब यही लगा था कि हम जो है वो कैसे पहुंचेंगे शिखर तक, 365 के शिखर तक हम कैसे पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों चलते रहे, आप लोगों का साथ मिलता रहा और आज हम जो है वो 293 क्लासेज में पहुंच चुके हैं। यानी कि ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में 292 क्लासेज जो है वो हो चुकी है और ऐसे ही चलते रहेंगे। अब तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जो है वो दैट इज 73 क्लासेज और बची है। बाकी सारी क्लासेज जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए, तो इनको भी जो है हम पूरी कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। आज का हमारे टॉपिक दैट इज कॉल्ड सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन जो है वो हमारे पास में एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और नॉलेज की दृष्टि से भी हमारे लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिजेरियन सेक्शन में हमारे पास में एग्जाम में जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में जो है वो बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि सिजेरियन सेक्शन क्यों किया जाता है, क्या इसके इंडिकेशन है, किस किस टाइप से होता है। इमेज बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट अप्लाइड, हर तरीके से जो है वो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इन सब को लिए जो है वो प्रिपेयर रहेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन की। देन डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे, डेफिनेशन पे जाएंगे, देन इसकी इटियोलॉजी पे क्या इंडिकेशन है, कौन कौन से जो है वो कट होते हैं, क्यों हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। हालांकि बहुत सारा जो है वो आजकल प्राइवेट सेक्टर में ये भी चला रहा है कि पैसे बनाने के लिए भी जो है वो सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नो डाउट, देखो प्राइवेट सेक्टर में जरूर जो है वो ये चीज़ें, मैं आज इसको दरकिनार नहीं कर सकता कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में उनका बिल जो है वो कम बनता है, इसलिए वो सिजेरियन सेक्शन को जो है वो प्रेफर्ड करते हैं। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जिसमें हमें सिजेरियन सेक्शन करना जो है वो मजबूरी होती है। 100% ये चीज़ नहीं होती है कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए। चलो ठीक है, मान सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो हम पैसा बनाने की बात कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो है वो एम्प्लॉय पहले से जो है वो आलसी होता है, वो तो इतना काम करना ही नहीं चाहता। वेजाइनल डिलीवरी में उसको कुछ करना ही नहीं है, मुश्किल से जो है वो 15-20 मिनट में काम हो जाता है। जबकि सिजेरियन सेक्शन में उसको कितनी सारी तैयारी करनी पड़ती है, देन उसके बाद जो है वो ऑपरेशन करना पड़ता है, पूरा जो है वो 1 घंटा खराब हो जाता है। वो सारी चीज़ तो वो क्यों करेगा। लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती है जिसके अंदर हम जो है वो दोस्तों सिजेरियन सेक्शन जो है वो करते हैं। अब ये सिजेरियन सेक्शन का जो है वो क्या क्या इंडिकेशन है, क्यों करते हैं, जैसे मैं आपको एक मोटा मोटी चीज़ बताऊं कि मान के चलिए कि पेल्विस जो है वो हमारे लिए जो है वो सूटेबल नहीं है, जो फीमेल पेल्विस है वो सूटेबल नहीं है कि इसके द्वारा जो है वो हम करवा सकते हैं। या मान के चलिए कि अभी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में हमारे पास में टाइम है, लेकिन बच्चा जो है वो स्ट्रेस में जा रहा है, डिस्ट्रेस की कंडीशन में जा रहा है, तो उसमें भी हम जो है वो सिजेरियन सेक्शन करते हैं। मान लेते हैं बच्चे की साइज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो जो है हमारे पास में वेजाइना के थ्रू जो है वो आ नहीं सकता, तो उसमें भी हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाती है, मतलब हमारे हाथ बन जाते हैं कि बच्चा जो है हमारे पास में सीधा सर्वेक्स वेजाइना के थ्रू जो है वो नहीं हो सकता। मतलब एनवीडी जहां मैं बोलूंगा तो दोस्तों एनवीडी का मतलब आप समझ जाना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। और सी सेक्शन में बोलूंगा मतलब सिजेरियन सेक्शन। एलएसीएस भी बीच बीच में बोलेंगे, वो सारी चीज क्या होती है, इन सबको जो है हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। मोटा मोटी ये चीज ध्यान रखो कि ऑपरेशन के द्वारा हम जो बच्चा डिलीवर करवाते हैं ना, वो हो गया हमारे पास में सिजेरियन सेक्शन, ये डेफिनेशन होगी। अब वो हम एब्डोमिनल वाल के थ्रू करवाते हैं या लेप्रोटोमी के थ्रू करते हैं, वो हमारे पास में आगे 1 बाय 1 करके चीजें आएगी। क्यों करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, क्या सावधानी है, क्या स्टेप है, क्या क्या हमें देखना पड़ेगा, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन आता है हमारे पास में ए सिजेरियन सेक्शन दैट इज कॉल्ड सी सेक्शन। A cesarean section is a surgical procedure in which the fetus is delivered through incision made on abdominal wall, laparotomy and uterine wall, that is called hysterectomy।
यानी कि सिजेरियन सेक्शन क्या है, सिजेरियन सेक्शन जो है हमारे पास में, सिजेरियन सेक्शन या हम कह सकते हैं सी सेक्शन क्या है, वो एक हमारे पास में सर्जिकल प्रोसीजर है। क्या है दोस्तों हमारे पास में, सी सेक्शन या सर्जिकल सेक्शन जो है वो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फीटस को जो है वो डिलीवरी किया जाता है। फीटस इज डिलीवरी थ्रू द इंसिजन मेड, यानी कि फीटस को जो है वो डिलीवरी करवाया जाता है इंसिजन बना के, कहीं पे भी कट लगा के, कहाँ पे, एब्डोमिनल वॉल पे। अब एब्डोमिनल वॉल पे लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी इन द सेंस कि हमारे पास में आ गया ये जो ऊपर की साइड में कट लगाते हैं वहां पे, और यूट्राइन वाल, यूट्रस को कट लगा के जो चीज कर देते हैं, तो लेप्रोटोमी और यूट्रस को कट करके जो है वो हम फीटस को डिलीवर करवाते हैं। अभी सारी चीज आएगी, क्लासिक सेक्शन आएगा, LACS आएगा, तो वो सारी चीजें कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सिजेरियन सेक्शन जो है वो हमारे पास में एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम क्या करवाते हैं दोस्तों, बच्चे को जो है वो कट लगा के डिलीवरी करवाते हैं। वो कट हम लेप्रोटोमी पे एंड यूट्राइन वाल, यानी कि एब्डोमिनल वाल पे और यूट्राइन वाल पे, दोनों पे जो है वो कट लगा के किया जाता है। मतलब पहले तो हम एब्डोमिनल वाल काटते हैं जिसको हम लेप्रोटोमी कहते हैं, फिर यूट्रस को कट करते हैं, फिर वो सारी चीजें निकलते हैं। जो बच्चे ओटी में ड्यूटी करते हैं उनको आपको पता ही होगा दोस्तों, पहले कट लगाते हैं, फिर सबसे पहले फेट टिश्यू हटाते हैं, फिर शीत हटाई जाती है, फिर शीत हटाने के बाद यूट्रस आता है, फिर यूट्रस से जो है वो कट लगा के वो सारी चीजें की जाती है। तो इसको 1 बाय 1 करके करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देन इट इज प्रेफर्ड व्हेन वेजाइनल डिलीवरी इज अनसेफ फॉर मदर एंड बेबी। और ये कब किया जाता है दोस्तों, ये हमारे पास में सिजेरियन सेक्शन, या हम कहें कि ये सी सेक्शन जो है वो हमारे पास में कब परफॉर्म किया जाता है, ये तब किया जाता है जब वेजाइनल डिलीवरी जो है वो अनसेफ होती है। अनसेफ कैसे, कि अगर वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे तो उससे मदर को भी नुकसान हो सकता है और बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, या दोनों को नुकसान हो जाएगा। यानी कि सिजेरियन सेक्शन जो है वो कब करवाया जाता है, जब वेजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तब हम जो है वो सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। दूसरा पहलू मैंने आपको बता दिया, पैसे बनाने के लिए भी किया जाता है। प्राइवेट वाले जो हो मोटी मोटी टर्म्स जो है वो चिपकाते हैं, घर वालों को डरा देते हैं, देन उसके बाद जो है सिजेरियन सेक्शन के लिए जो हो इंसिस्ट करते हैं। बट ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है, हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, हम हमारे प्रोसीजर पे जाते हैं और जो आइडल चीज़ है उसको हम देखते हैं कि जब हमारे पास में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है, देन अगर वेजाइनल डिलीवरी हम करवाएंगे तो बच्चे और मदर दोनों के लिए जो है वो नुकसानदेह है, तो फिर हम सिजेरियन सेक्शन जो है वो करवाते हैं। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों टाइप ऑफ सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन के जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो इसके दो कैटेगरी बनाई थी, पहली तो होगी बेस्ड ऑन टाइम, टाइम के हिसाब से इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और जो इंसिजन कट लगाते हैं, यानी कि यूट्राइन जो इंसिजन लगाते हैं उसके हिसाब से भी हम जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो 1 बाय 1 करके ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, ये हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन टाइमिंग, टाइमिंग के आधार पे। टाइमिंग के आधार पे कैसे, पहली चीज जैसे हमें पता है कि ये जो है वो हमारे पास में हमने सारा USG वगैरह देख लिया, देन फाइंड आउट किया कि पेल्विस जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, या हम कहें कि वेजाइनल डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं है। तो वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, ये हमारे पास में पता चल गया। फिर हम कहेंगे कि चलो ठीक है, बिल्कुल सब कुछ चीजें ओके है, हम 5-7 दिन बाद जो है वो हम सी सेक्शन कर देंगे, या हम कहेंगे कि इंसिजन के द्वारा जो हो डिलीवरी करवा देंगे। बच्चा ठीक है, 9 महीने भी पूरे होने वाले हैं, मान लो 5-7 दिन बचे हुए हैं, 9 महीने जैसे ही पूरे हो जाएंगे हम जो है वो डिलीवरी करवा देंगे, मतलब प्लान्ड है। हमें ये पता चल गया कि प्लेसेंटा प्रीविया है, या जो पेल्विस है वो कंस्ट्रक्टेड है, या मतलब वेजाइनल डिलीवरी हम पॉसिबल नहीं है, तो हम सोचते हैं कि इसको करवानी पड़ेगी, हमें CS ही करना पड़ेगा। लेकिन वो CS हम करेंगे 5 दिन बाद या 6 दिन बाद, या हम कहेंगे कि चलो ठीक है इतने तारीख को हम CS कर देंगे। वो हो गए हमारे पास में प्लान्ड। सेकंड आती है कि हमने सारी चीज देख ली हाँ भाई चलो ठीक है, इसमें हम वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ करवाएंगे, लेकिन सडनली हमें पता चलता है कि बच्चा तो जो है वो डिस्ट्रेस कंडीशन में जा रहा है, मदर की हालत तो जो है वो अचानक से खराब हो गई है, सडनली जो है वो ब्लीडिंग चालू हो गई है, तो फिर वो अनप्लान्ड होता है। इमीडिएटली हमें जो है वो सिजेरियन सेक्शन में, चाहे हमारे पास में 9.25 महीने हो, चाहे 8.5 महीने हो, चाहे 9 महीने हो, उसमें फिर टाइम नहीं देखा जाता, हमें फिर जच्चा बच्चा को जो है वो बचाना होता है, तो इमीडिएटली हम जो है वो करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में बेस्ड ऑन टाइमिंग, टाइमिंग के आधार पे। तो पहला आ जाता है इलेक्टिव, इलेक्टिव को हम नाम देते हैं दोस्तों प्लान्ड सी सेक्शन, मतलब पहले से प्लान होता है। डन बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर यूजुअली व्हेन नॉन इंडिकेशन एग्जिस्ट, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, हमें पता चल रहा है प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया आपको पता ही है दोस्तों, प्लेसेंटा प्रीविया भी मैंने जो हो बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। ये जैसे हमारे पास में यूट्रस है, ये हमारे पास में दोस्तों, ये हमारे पास में यूट्रस है, देन उसके बाद में ये हमारे पास में ये आ गया सर्वेक्स,
और ये हो गया यूट्रस। अब हमें पता है कि प्लेसेंटा यहाँ पे जो है वो चिपका हुआ है, बेसिकली प्लेसेंटा यहाँ पे होता है लेकिन प्लेसेंटा यहाँ पे है, और ये प्लेसेंटा जो हो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन आ रही है, तो इस कंडीशन में हम वेजाइनल डिलीवरी जो हो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, पहले बच्चा आता है, देन उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड आती है, देन प्लेसेंटा आता है, ऐसे तो आता है, लेकिन यहाँ पे प्लेसेंटा पहले से चिपका हुआ है, तो पहले से चिपका हुआ है तो प्लेसेंटा इसके वेजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें पता है कि हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवाएंगे, लेकिन हम प्लान करते हैं कि ठीक है 2 दिन बाद 5 दिन बाद जो है वो पूरे 9 महीने का या 9 महीने 5 दिन का हो जाएगा, तब हम कर सकते हैं। आजकल प्लान और तरीके से भी जो है वो करने लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें लगता है कि 10 दिन बाद जो है वो हमें सिजेरियन सेक्शन करवाना है, लेकिन 10 दिन बाद जो है वो इसके पापा का भी बर्थडे आ रहा है, राइट, जन्माष्टमी आ रही है, राइट, दिन वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो उस दिन हम डिलीवरी करवा देंगे, वो भी एक प्लान में आता है। ये आजकल ट्रेंडिंग में है, हालांकि ये प्रैक्टिस गलत है, लेकिन ये ट्रेंडिंग में है, कर क्या सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हम पहली चीज हमारे पास में इलेक्टिव एंड प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन। बहुत सारे पेशेंट जो है वो ये चीज लेके आते हैं कि कब तक डिलीवरी हो जाएगी, तो कहेंगे कि चलो ठीक है आज हो गया हमारे पास में 20, तो 1 नवंबर को हो जाएगी। बोला 1 नवंबर को नहीं, आप जो है वो 30 अक्टूबर को ही कर दीजिए, क्योंकि 30 अक्टूबर को इसके पापा का बर्थडे या मेरा बर्थडे है, तो उसी पे डिलीवरी कर दीजिए। तो ये करते भी हैं और ये प्रैक्टिस में भी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इमरजेंसी अनप्लान्ड सी सेक्शन। अनप्लान्ड सी सेक्शन में क्या होता है कि जैसे हमें लगता है कि चलो ठीक है हम कोशिश करते हैं वेजाइनल डिलीवरी की, इसमें हमें जरूरी नहीं है कि हमें हमारे पास में कंफर्म ही होता है कि हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते। इसमें इलेक्टिव में तो हमारे पास में क्या होता है, कंफर्म होता है कि हम वेजाइनल डिलीवरी जो है वो नहीं करवा सकते, हमें करवानी पड़ेगी सी सेक्शन ही। लेकिन वो कब करेंगे, हम प्लान कर लेते हैं कि 2 दिन बाद 5 दिन बाद करेंगे। इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में पहले वेट करते हैं कि चलो ठीक है वेजाइनल डिलीवरी करवा लेते हैं, उसके द्वारा जो है वो कोशिश करके देखते हैं वेजाइनल डिलीवरी हो जाएगी तो सबसे अच्छी बात है, तो हम वेट करते हैं। लेकिन वेट करने के साथ साथ ही हमें पता चलता है कि सडनली जो हो ब्लीडिंग होगी या बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस कंडीशन में जा रहा है, तो बच्चे को नुकसान ना हो जाए या जो है वो ब्लीडिंग न हो जाए तो मदर को नुकसान हो जाए, तो हम इमीडिएटली जो है उसका सी सेक्शन कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं अनप्लान्ड, यानी कि डन आफ्टर लेबर हैज स्टार्टेड ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन थ्रीडिंग द मदर और फीटस, यानी कि लेबर पेन जो है वो हमारे पास में स्टार्ट हो गए, लेबर पेन स्टार्ट हो गए, हम कोशिश कर रहे हैं वेजाइनल डिलीवरी की, ठीक है, लेकिन वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो रही है, बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है, और फिर उसके बाद में जो है वो ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रही है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ रही है कि अगर हम और ज्यादा वेजाइनल डिलीवरी का वेट करेंगे तो फिर बच्चा जो है वो एक्सपायर कर सकता है, या हो सकता है मदर जो है वो एक्सपायर कर जाए। तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, उसको जो है वो सर्जरी करवाते हैं। तो बेसिकली ये प्रोटोकॉल हो गया हमारे पास में बेस्ड ऑन टाइमिंग। तो पहला जो हमने क्लासिफिकेशन देखा सीएस का, वो देखिए अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार। नेक्स्ट आता हमारे पास में बेस्ड ऑन यूट्राइन सेक्शन, यानी कि हमारे पास में इंसिजन, यूट्राइन इंसिजन जो हम कट लगाते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कट जो है वो अलग अलग तरीके से लगाया जाता है, जैसे ये देखो आपने 90% जो है वो कट ये देखा होगा, ये कट जो है वो इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इस तरीके से भी कट जो है वो लगाया जाता है। ये तो आजकल जो है वो फॉलो ही नहीं करते, ये जो हमारे पास में लो वर्टिकल इंसिजन जो है वो आजकल फॉलो नहीं करते हैं, करते हैं हमारे पास में या तो लो ट्रांसवर्स इंसिजन या फिर क्लासिकल इंसिजन, ये जो है बहुत कम काम में आता है ये वाला, राइट। तो अब देखो इसमें हमारे पास में इंसिजन लगाने के हिसाब से, अब ये इंसिजन कैसे और कैसे निर्धारित होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मर्जी से ही जो है वो इंसिजन लगा देंगे, मेरा मन नहीं है ऊपर लगाने का तो मैंने नीचे लगा दिया, नहीं, उसके हमारे पास में कुछ कंडीशन है। पहला आ जाता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, 90% जो है वो यही किया जाता है, ठीक है, LACAC किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। मतलब लोअर साइड में जो है वो हमारे पास में कट लगा के, जैसे ये वाला, ये जो हमारे पास में है दैट इज कॉल्ड लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन LACS, और सबसे ज्यादा पर्सनल में यही होता है। इसके अंदर क्या होता है, इंसिजन मेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, और वो भी ट्रांसवर्स, इस तरीके से जो है वो कट लगाया जाता है, इस तरीके से ट्रांसवर्स कंडीशन में जो है वो लगाया जाता है। ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया ट्रांसवर्स, ये तो पता ही होगा आपको, ये होता है वर्टिकल और ये होता है हमारे पास में ट्रांसवर्स, ये दो कट होते हैं, बेसिकली आपको पता होगा, वैसे मैंने इंसिजन भी आपको जो है वो पढ़ा रखे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इंसिजन मेड ऑन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वहां पे कट लगाते हैं, ट्रांसफर कर लगाते हैं। एंड मोस्ट कॉमन टाइप ड्यू टू लेस ब्लीडिंग, बेटर हीलिंग एंड लोअर रिस्क ऑफ रप्चर ऑफ फ्यूचर प्रेगनेंसी, ये जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। कॉमन क्यों होता है उसका भी रीजन है, ऐसा थोड़ी है कि ये सबसे ज्यादा फेवरेट फेल, ये फेवरेट इसलिए है कि इसके अंदर लेस ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग हमारे पास में सबसे कम होती है,
बेटर हीलिंग होती है, जल्दी से जो है वो पेशेंट रिकवर कर जाता है, एंड लोअर रिस्क ऑफ रप्चर इन फ्यूचर प्रेगनेंसी। और आगे भी जो है वो फ्यूचर प्रेगनेंसी होगी, जैसे दूसरा बच्चा होगा या जो भी होगा, उसमें हमारे पास में जो है वो रप्चर होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन का मतलब हो गया हमारे पास में अपर साइड में, यानी कि वर्टिकल इंसिजन ऑन द अपर यूट्राइन सेगमेंट, ऐसे वर्टिकल इंसिजन ये वाला, ये जो आप देख रहे हो ये हो गया वर्टिकल इंसिजन, ये हो गया दूसरे वाला। क्लियर है? तो ये हमारे पास में वर्टिकल इंसिजन हम लगाते हैं, कहां पे लगाते हैं? अपर यूट्राइन सेगमेंट में लगाते हैं। तो वर्टिकल इंसिजन मतलब इस तरीके से, राइट, एंड अपर यूट्राइन सेगमेंट में लगाते हैं। ये जो है वो रेयरली यूज किया जाता है, बट इसके भी कुछ कंडीशन है। व्हेन लोअर सेगमेंट इज नॉट डेवलप्ड एंड एंटीरियर प्लेसेंटल प्रीविया। अगर हमारे पास में अगर लोअर सेगमेंट पॉसिबल नहीं है, मान लो पहले के टाइम पे जो है वो सिजेरियन सेक्शन ही करवाया, लोअर सेगमेंट में करवाया, लेकिन वहां पे केलोइड्स है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन है, या एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया है और लोअर सेगमेंट में एंटीरियर साइड में ही है, वो भी तो जैसे जैसे ये यूट्रस है, ठीक है। अब ये यूट्रस में अगर प्लेसेंटा आगे की साइड में ऐसे हो जाए, एंटीरियर साइड में, पोस्टीरियर साइड में होगा, लोअर साइड में तो प्लेसेंटा है ही है, मतलब प्लेसेंटा प्रीविया तो है ही है, प्लेसेंटा प्रीविया मतलब यहाँ पे प्लेसेंटा तो अटैच है ही है, लेकिन वो प्लेसेंटा या तो आगे की साइड में हो जाए तो उसको बोलते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया, या फिर पीछे की साइड में। अगर पीछे की साइड में है तो हम एलएसीएस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एंटीरियर साइड में ही है तो हम जैसे कट लगाएंगे तो प्लेसेंटा आ जाएगा सबसे पहले सामने, बच्चे का सिर तो दिखेगा ही नहीं। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में सेकेंड वन, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। तो दोनों को समझ में आ गया, बेस्ड ऑन टाइम एंड बेस्ड ऑन यूट्राइन इंसिजन के आधार पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिकेशन। क्या इंडिकेशन है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें एलएससीएस सॉरी सीएस करना ही पड़ेगा? कैसे, कौन सी ऐसी इंडिकेशन है? तो इंडिकेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली मैटरनल इंडिकेशन, मतलब मदर में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से हम सी सेक्शन करते हैं। सेकंड फीटल कंडीशन, फीटल कंडीशन मतलब बच्चे में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से हमें सी सेक्शन करना पड़ रहा है। और तीसरा आ जाता है प्लेसेंटल, मतलब प्लेसेंटा में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से हम जो है वो सी सेक्शन कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, तभी तो हम सी सेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पैसा बनाना गवर्नमेंट सेटअप में तो हमारा काम नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम मैटरनल इंडिकेशन लेते हैं, मतलब क्या क्या जो हो मदर के ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमारे पास में ये चीज आती है। पहली चीज आ गई सिफेलोपेल्विस डिस्पोर्शन। सिफेलोपेल्विस डिस्पोर्शन इन द सेंस कि जो बच्चे का सिर है वो हमारे पास में उल्टा पुल्टा है। उल्टा पुल्टा इन द सेंस कि नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी कब सही होती है? जब हमारे पास में बच्चे का सिर नीचे की साइड में होता है। ठीक है, कहते हैं ना उल्टा पैदा हुआ क्या, मैं कह रहा हूं सभी लोग उल्टे ही पैदा होते हैं। जब सुलटा पैदा होने लग जाता है ना, तब दिक्कत ज्यादा आती है। बच्चा जो है वो सिर पहले ही निकलता है, मतलब ये ऐसे मदर है तो बच्चे का सिर नीचे की साइड में होता है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि ये जैसे हमारे पास में मदर की पेल्विस है, ठीक है, ये मदर की पेल्विस है, तो बच्चे का सिर नीचे की साइड में होता है और वैसे ही निकलता है, मतलब उल्टे साइड से ही निकलता है। तो ऑलमोस्ट सब उल्टे साइड से निकलते हैं। अगर बच्चे का सर हमारी मदर की साइड की सर की साइड में हो तो बड़ी दिक्कत आती है, फिर वो डेंजरस है, फिर वो जो है वो हमारे पास में दिक्कत करेगा। तो पहली चीज सिफेलोपेल्विस डिस्पोर्शन, मतलब बच्चे का सर जो है वो सही तरीके से फिट नहीं है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। मान लो पहला बच्चा जो है वो सिजेरियन सेक्शन से ही हो चुका है, तो फिर दूसरे की वेजाइनल डिलीवरी की संभावना जो है वो ना के बराबर हो जाती है। पहले वाला जो है वो हमारे पास में वेजाइनल डिलीवरी है, तो दूसरे की संभावना बढ़ जाती है कि वो भी वेजाइनल डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में अगर मान के चलिए पहला बच्चा जो है वो सिजेरियन सेक्शन है, तो फिर हमें जो है वो वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। बहुत रेयर टू रेयर केस में होता है कि वो हो जाए, बाकी नहीं होती है। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्ट लेबर। ऑब्स्ट्रक्ट लेबर इन द सेंस कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो पेल्विस जो है हमारे पास में छोटी है, या कोई जो है मसल्स जो है वो डायलेट नहीं हो रही है, सर्विक्स डायलेट नहीं हो रही है, लेबर में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। नेक्स्ट आता है पेल्विस ट्यूमर एंड डिफॉर्मिटी। पेल्विस ट्यूमर एंड डिफॉर्मिटी का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं पेल्विस रीजन में ट्यूमर है। अगर हम वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे तो वो ट्यूमर रप्चर हो जाएगा और मदर जो है वो मर सकती है या उसकी जान को खतरा है। तो अगर पेल्विस साइड में कोई ट्यूमर है, कोई भी पेल्विस साइड में पेल्विस फ्लोर पे कोई डिफॉर्मिटी है, तो भी हम जो है वो सीएस नहीं करवाते। नेक्स्ट आ गया एक्टिव जेनाइटल हर्पस। एक्टिव जेनाइटल हर्पस मतलब यहाँ पे हमारे पास में हर्पस सिंप्लेक्स वायरस एचएसवी जो है वो इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो फिर हम जो है वो हम वेजाइनल डिलीवरी जो है वो नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सीवियर प्री एक्लेम्पसिया एंड एक्लेम्पसिया।
दोनों कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया में आपको पता ही है दोस्तों, जब हमारे पास में ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, तो हो गया हमारे पास में प्री एक्लेम्पसिया। एक्लेम्पसिया में क्या होता है, हमारे पास में जो है वो बीपी तो हाई है ही है, साथ के साथ अगर सीजर्स आने लग जाएंगे, इसको हम कहते हैं एक्लेम्पसिया। अब मैं इसको यहाँ पे जो है वो नहीं लिखूंगा कि किसमें क्या आता है, क्योंकि ऑलरेडी प्री एक्लेम्पसिया भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है और एक्लेम्पसिया भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। दोनों की एक एक क्लास जो है मैंने इंडिविजुअल बना रखी है। तो ये आ गया हमारे पास में दोस्तों सीवियर अगर प्री एक्लेम्पसिया एक्लेम्पसिया। तो नेक्स्ट आ जाता है प्लेसेंटा प्रिविया एंड एप्रोटर प्लेसेंटा विथ फीटल डिस्ट्रेस। मतलब अगर हमारे पास में प्लेसेंटा जो है वो नीचे की साइड में आके अटैच हो जाएगा, प्लेसेंटा प्रिविया और एप्रोटर प्लेसेंटा प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटी है, वो हम आगे देखेंगे, नो डाउट ये दोनों प्लेसेंटल है, लेकिन ये मदर में भी है, क्योंकि जब सेपरेशन होने लग जाए तो ब्लीडिंग की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, वो सारी चीजें। एंड फेल्ड इंडक्शन ऑफ लेबर। फेल्ड इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब हमारे पास में ये ऊपर वाली कोई चीजें नहीं है, ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सिजेरियन सेक्शन भी नहीं था, कोई ऑब्स्ट्रक्ट लेबर भी नहीं था, लेकिन सेफेलोपेडिक डिस्पोर्शन भी नहीं था, ठीक था, और हमें लग रहा था कि नॉर्मल जो है वो डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन हमने जो है वो जैसे डिलीवरी करवाने की कोशिश की, उसके बाद डिलीवरी आगे हो ही नहीं रही है, बीच में अटक जा रही है, तो फिर हम जो है वो हमारे पास में क्या करेंगे दोस्तों, सीएस करेंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इंडिकेशन थे, और ये सारे के सारे इंडिकेशन हमारे पास में मैटरनल इंडिकेशन। अब बात आती है हमारे पास में फीटल इंडिकेशन। फीटल इंडिकेशन इन द सेंस फीटस में क्या क्या चीजों की एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से, या फीटल कैसे जो है वो हमारे पास में सीएस का कारण बन सकता है, बच्चा कैसे हमारे पास में सीएस का जो है वो कारण बन सकता है। तो उसमें पहली चीज आती है हमारे पास में फीटल डिस्ट्रेस। अगर बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस कंडीशन में जा रहा है, ठीक है, डिस्ट्रेस कंडीशन इन द सेंस उसको जो है वो दिक्कत आ रही है, आगे जो है वो दिक्कत आ रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सीएस करते हैं। नेक्स्ट, कोड प्रोलेप्स। कोड प्रोलेप्स ऑलरेडी मैंने जो है वो दोस्तों कोड एबनॉर्मलिटी मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। बहुत सारे बच्चों के वही कमेंट है कि सर आप जिस चीज को बोलते हैं कहते हैं ये करवा रखी है, तो दोस्तों ऑलरेडी हमने 292 क्लासें ले रखी है, तो करवाई रखी होगी। कोड प्रोलेप्स का मतलब होता है कि हमारे पास में सर्विक्स से पहले ही वेजाइना के अंदर जो है वो क्या आ जाती है दोस्तों, कोड आ जाती है। तो अगर कोड पहले आ गई तो देन उसके बाद जैसे बच्चा निकलेगा, तो बच्चा कोई झटके में नहीं निकलता है, बच्चे को निकलने के लिए जो है वो हो सकता आधा घंटा भी लग जाए, हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए। तो उस कंडीशन में बच्चा जब निकलेगा तो वो कोड जो हो हमारे पास में पिचक जाएगी। पिचक जाएगी मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। अब आधे घंटे तक कोई जिंदा थोड़ी रह पाता है, नहीं रह पाएगा, तो कोड प्रोलेप्स हो जाएगी। अब ये मान के चलिए हमारे पास में यूट्रस है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो यूट्रस है, ये यूट्रस आ गया, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस है, और यूट्रस में हमारे पास में ये कोड है, ठीक है, ये कोड जो है वो घूम रही है, ये कोड यहां तक आ गई, राइट, ये कोड जो है वो यहां तक आ गई। अब बच्चा इधर से आएगा तो फिर दिक्कत कोज करेगा, तो कोड प्रोलेप्स की कंडीशन में हम जो है वो नहीं करवा सकते। नेक्स्ट आता माल प्रेजेंटेशन। माल प्रेजेंटेशन इन द सेंस जैसे ब्रिज प्रेजेंटेशन हो या ट्रांसवर्स लाई हो, लाई देन पोर्शन, देन ये सारी चीजें भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया ऊपर सर हो जाए और नीचे पैर हो जाए, ये होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन, या पैर भी नहीं, ये बटक्स हो जाए। यानी कि अगर मैं सिग्निफिकेंटली मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, 1 मिनट, ये हमारे पास में दोस्तों फीटस है, ठीक है, ये हमारे पास में फीटस है। तो ये फीटस में हमारे पास में अगर ये नॉर्मल पोजिशन होता है, जैसे ये पेल्विस है, ये पेल्विस है, और इस पेल्विस में ऐसे बच्चा आता है, मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये बच्चा ऐसे रह जाए, समझ आ रहा है, देखो ये बच्चा हमारे पास में ऐसे आ जाए, यानी कि इसके बटक्स जो है वो नीचे की साइड में आ जाए, फिर ये होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन। ट्रांसवर्स लाई जैसे ऐसे हो जाए, तिरछा हो जाए, तिरछे में बच्चा नहीं निकल पाएगा, ठीक है, तो ट्रांसवर्स लाई हो जाए, ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, तो भी बच्चा नहीं निकल पाएगा। तो ये कंडीशन आती है हमारे पास में माल प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिज, यानी कि अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन हो, देन हमारे पास में ट्रांसवर्स लाई हो, तो भी हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें सीएस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मल्टीपल प्रेगनेंसी विथ कॉम्प्लिकेशन। मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, जैसे ट्विंस हो, टेट्रा हो, आईवीएफ में स्पेशली देखने को मिलता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें हमेशा 2-2 3-3 ही निकलते हैं, और उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशन भी हो, जैसे मान लो मदर जो है वो हीमोग्लोबिन से सफर कर रही हो, एनीमिया से सफर कर रही हो, या और भी कॉम्प्लिकेशन है, तो अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन है तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों नहीं करते, फिर सीएस ही करवाएंगे। नेक्स्ट,
कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में सिर की साइज जो हो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब मान के चलिए ये हमारे पास में बच्चा है, ठीक है, इसकी साइज जो हो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये पेल्विस में आएगा नहीं, वहीं पे फंस जाएगा, तो हमारी मजबूरी हो जाती है LACS करवाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया मतलब वेरी लार्ज बेबी। वेरी लार्ज मतलब कुछ कुछ बच्चे 5-5 किलो के भी होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास में नॉर्मली हम कहते हैं कि लो बर्थ वेट नहीं होना चाहिए, 2.5 किलो का बच्चा ठीक है, 2.5 से 3 किलो का बच्चा भी ठीक है, 3.5 किलो तक का भी ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे 4.5, 5.5 किलो के होते हैं, तो वो बच्चे जो है वो दोस्तों वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। मदर की कमर ही इतनी बच्ची है, बच्चा इतना बड़ा है, तो कैसे हो पाएगा, तो फिर हम उसमें जो है वो CS करते हैं। ये हो गया फीटल इंडिकेशन। समझ में आ गया, पहले हमने मदर इंडिकेशन देखे थे अब आ गया फीटल इंडिकेशन। अब आता प्लेसेंटल इंडिकेशन, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए तो प्लेसेंटा में 2 एबनॉर्मलिटी आती है, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया और एक होता है एप्रोटो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में प्लेसेंटा प्रीविया में जो हमारे पास में प्लेसेंटा है वो लोअर सेगमेंट में आके अटैच हो जाता है। जैसे ये हमारे पास में प्लेसेंटा है, इसमें लोअर साइड में यूट्रस के अंदर लोअर साइड में अटैच हो जाता है, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। और एप्रोटो प्लेसेंटा होता है अर्ली सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अटैच है लेकिन पहले जो है वो सेपरेट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं एप्रोटो प्लेसेंटा। तो ये हो गया हमारे पास में प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी। तो किस किस कंडीशन में हम जो है वो CS के ऊपर जाते हैं, कैसे हमारी मजबूरी हो जाती है, तो पहले हमने मैटरनल कोजेज देखे, देन उसके बाद फीटल कोजेज देखे, देन उसके बाद हमने प्लेसेंटल इंडिकेशन देखा। अब बात आती है हमारे पास में प्रिपरेशन, उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। किसी भी क्लाइंट को या किसी भी लेडीज को अब हम जो है वो CS कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन हमें समझ में आ गई, हमें पता चल गया कि अब जो है वो CS करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन हमारे पास में जो है वो नहीं है, तो CS करना पड़ेगा। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या क्या जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कोई भी चीज कर रहे हो तो आपको पता ही है कंसेंट तो लेना ही पड़ेगा। एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड रिस्क, उसको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे और रिस्क भी बता देंगे। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल प्रोसीजर है, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो हम बिल्कुल ठीक हुए, जैसे NG ट्यूब डाल रहे हैं, कैथेटर डाल रहे हैं, चलो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, BPH या कोई भी चीज है जिसकी वजह से हमारे पास में कैथेटर जो है वो नहीं लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके अंदर ये चीज नहीं है, उसके अंदर रिस्क भी है। तो प्रोसीजर को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं और साथ के साथ CS से होने वाले रिस्क हैं वो भी सारे जो है वो बता दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में हम क्या क्या असेस करेंगे, वाइटल साइन असेस करेंगे सॉरी, नॉर्मल BP है या नहीं है, देन उसके बाद ब्लड ग्रुप कैसा है कि नहीं है, क्योंकि ब्लड ग्रुप के टाइम पे अगर हमारे पास में मान लो ब्लड चढ़ाना पड़ जाए, वो सारी चीजें हैं तो वो जरूरी है। सीजेरियन सेक्शन कर रहे हैं, कब ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए कोई पता नहीं है, वो सारी चीजें। देन हीमोग्लोबिन हम चेक करते हैं कितना हीमोग्लोबिन है, उस हिसाब से हम जो है वो आगे की चीजों को मेंटेन करेंगे। एंड यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो ये सारे के सारे प्री असेसमेंट करते हैं। देन उसके बाद एक जो है वो अच्छे IV लाइन लगा देते हैं फॉर फ्लूइड एंड मेडिकेशन, यानी कि फ्लूइड एंड मेडिकेशन के लिए बहुत अच्छी जो है वो IV लाइन हम सेट कर देते हैं, ठीक, क्योंकि हमें फ्लूइड देना पड़ता है, एनेस्थेटिक ड्रग्स देनी पड़ती है और भी बहुत सारी चीजें हैं। देन उसके बाद शेविंग एंड क्लीनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन, लोअर एब्डोमिनल एंड पेरिनियम। ऑफ कोर्स कोई भी सर्जरी करते हैं तो वहां पे पार्ट प्रिपरेशन करते हैं, तो वहां की जो है वो हमारे पास में शेविंग एंड क्लीनिंग जो है वो जरूरी है। तो शेविंग एंड क्लीनिंग ऑफ द लोअर एब्डोमिनल एंड पेरिनियम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ब्लेडर एम्प्टी विथ फोलिश कैथेटर। फोलिश कैथेटर के द्वारा जो है वो हम ब्लेडर को एम्प्टी करते हैं। सबसे पहले जब CS किया जाता है तो सबसे पहले जो है वो फोलिश कैथेटर डाला जाता है, तो CS के टाइम पे सबसे पहले जो है वो फोलिश कैथेटर डालते हैं ताकि ब्लेडर एम्प्टी हो, क्योंकि पेशेंट वैसे भी नहीं चल सकता और वैसे भी जो है ब्लेडर को जो है वो हमें एम्प्टी रखना पड़ता है, अदरवाइज ब्लेडर जो है वो डैमेज हो जाता है। देन उसके बाद प्री मेडिकेशन देते हैं। प्री मेडिकेशन में हम क्या देते हैं दोस्तों, एंटाइसिड देते हैं एंड सेडेटिव अगर हमें जरूरत पड़ी तो। सेडेटिव बेसिकली जो है वो नहीं दिया जाता है, सेडेटिव जो है वो एनेस्थेटिक उसी टाइम जो है वो डिसाइड किया जाता है। देन पोजीशन की बात करते हैं, तो पोजीशन में हम सुपाइन पोजीशन देते हैं या फिर विथ लेटरल टिल्ट टू अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन। देखो बेसिकली हम जो है वो सुपाइन पोजीशन देते हैं, लेकिन सुपाइन पोजीशन का एक जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। क्या है, क्योंकि सुपाइन पोजीशन मतलब सीधे ऐसे लेटा दिया, सीधे ऐसे लेटा दिया तो बच्चा पेट में है, उसकी वजह से वो क्या करता है कि जो हमारे पास में एब्डोमिनल आर्टरी है
और स्पेशली जो है वो एब्डोमिनल अरोटा है उसको प्रेस कर देता है। उसको प्रेस करने की वजह से क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाएगी। इंफीरियर वीना केवा और जो अरोटा है उसको प्रेस कर देगा। भाई प्रेशर तो लगाएगा, सीधा लेट के बच्चा जो है वो भारी है, वो सीधा जो है वो हमारे पास में एब्डोमेन को प्रेस करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, सुपाइन हाइपोटेंशन या फिर जो है वो हमारे पास में जो है वो कंडीशन आ जाएगी। हालांकि फिर भी जो है वो हम एलएसीएस करते हैं तो सुपाइन पोजीशन ही जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन। एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, एब्डोमिन को जो है वो पेंट करते हैं। पेंट इन द सेंस पहले इसको स्क्रब करते हैं, देन उसके बाद स्प्रिट से क्लीन करते हैं, फिर बेटाडीन से जो है वो स्क्रब जो है वो पेंट करके उस चीज को जो है वो क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है, और फिर ड्रेप कर देते हैं। ड्रेप आपको पता ही है, चारों साइड में छोटी छोटी जो है वो हमारे पास में जो है वो शीट्स लगा देती है, ऊपर एक कट शीट जो है वो बिछा दी जाती है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में कार्य करते हैं। क्या क्या किया, बहुत ईजी है। जो बच्चे ओटी में काम करते हैं उनको तो पता ही होगा, जो एलएसीएस कराते हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने जो है वो कंसेंट लिया, देन उसके बाद जो है वो प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया है कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, वो सारी चीजें। देन उसके बाद जो है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में वाइटल साइन, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट करते हैं, आईवी लाइन को सिक्योर करते हैं फॉर एनेस्थेटिक ड्रग्स के लिए और फ्लूइड देने के लिए। देन उसके बाद जो है वो जो भी पार्ट है उसको हम क्लीनिंग करते हैं, शेविंग करते हैं। देन उसके बाद ब्लेडर को जो है वो एम्प्टी रखा जाता है फोलिस कैथेटर डाल के। देन प्री मेडिकेशन में हम एंटी बेसिकली जो देते हैं। पोजीशन की बात करें तो हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। सुपाइन पोजीशन का एक ही जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि उसमें हमारे पास में जो है वो बीपी जो है वो डिक्रीज होता है। एंड एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन, एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, उस पार्ट को प्रिपेयर करते हैं, मतलब पेंट करते हैं। तो पेंट में मैंने स्क्रब से करते हैं, देन उसमें हमारे पास में जो है वो स्प्रिट से, और देन उसके बाद जो बेटाडीन से जो है वो क्लीन करके क्लियर कर दिया जाता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में एनेस्थेसिया यूज्ड। ठीक, कौन कौन सा एनेस्थेसिया जो है वो यूज किया जाता है सीएस के अंदर। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास में एनेस्थेटिक का काम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए दोनों तरीके से जो है वो हम सीएस कर सकते हैं। रीजनल एनेस्थेसिया देके भी कर सकते हैं और जनरल एनेस्थेसिया देके भी जो है वो कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आजकल जो है वो जीए या जनरल एनेस्थेसिया जो है वो नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जनरल एनेस्थेसिया के जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो ज्यादा है, इसलिए जनरल एनेस्थेसिया नहीं देता। कोई टाइम ऐसा था कि सिर्फ जनरल एनेस्थेसिया ही दिया जाता था, लेकिन आजकल जो है वो जनरल एनेस्थेसिया के बजाय रीजनल एनेस्थेसिया जो है वो दिया जाता है। रीजनल एनेस्थेसिया में क्या करते हैं, स्पाइन में वही हमारे पास में जैसे लंबर पंचर कहते हैं, तो स्पाइनल में जो है वो इंजेक्शन देके एपिड्यूरल जो है वो ब्लो किया जाता है, और ये मोस्ट कॉमन है और इसके कॉम्प्लिकेशन भी जो है वो कम है। नेक्स्ट, जनरल एनेस्थेसिया यूज इन इमरजेंसी एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू स्पाइनल एनेस्थेसिया। अगर स्पाइनल एनेस्थेसिया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो ही हम जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, अदरवाइज सिंपली हम जो है वो दोस्तों रीजनल एनेस्थेसिया देते हैं। मोस्ट कॉमन अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखें, तो स्पाइनल या एपिड्यूरल ब्लॉक या जिसको हम कहते हैं रीजनल एनेस्थेसिया देते हैं मैक्सिमम। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी आ जाए तो ही हम जनरल एनेस्थेसिया देते हैं। जनरल एनेस्थेसिया के कॉम्प्लिकेशन भी जो है वो ज्यादा होते हैं। अब आ जाता है हमारे पास में दैट इज का सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब सीएस हम कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप है उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट प्रिपरेशन हो गया, सब कुछ चीजें हो गई, ड्रेप लग गया, कट सीट लग गई, तैयार हो गए, उधर स्क्रब नर्स हो गई और इधर हमारे पास में जो है वो डॉक्टर हो गए, एनेस्थेटिक सर के साइड में खड़े हो गए, राइट। देन आजू बाजू में हमारे पास में टेक्नीशियन और सर्कुलेटरी नर्स है। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, स्किन के ऊपर एक इंसिजन लगाते हैं, वही लोअर सेगमेंट वाला जो है वो सीधा सीधा जो है वो चीरा लगाते हैं। चीरा लगा दो, इंसिजन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। एंड यूजुअली ए ट्रांसफर इंसिजन मेड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर अबाउ द प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो हम ट्रांसफर इंसिजन लगाते हैं, जो मैंने आपको इमेज बताई थी। तो वहां पे हमारे पास में जैसे ये प्यूबिस सिम्फाइसिस है, ठीक है, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस है, इससे 2-3 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो एक ट्रांसफर कट ऐसे लगाते हैं, राइट। देन उसके बाद में सबसे पहले क्या होता है, क्या क्या चीजें, अगर आपने ओटी की है तो ये सारी चीज समझ में आ जाएगी, नहीं की है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमने एब्डोमिनल वॉल की लेयर को जो है वो किस तरीके से करेंगे, जैसे कट लगेंगे स्किन ओपन हो जाएगी, ठीक है, स्किन ओपन हो जाएगी, स्किन हट जाएगी। स्किन जैसे हमारे पास में हटेगी उसके जस्ट नीचे हमें जो है वो येलो येलो कलर का छोटे छोटे दाने के रूप में जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो दिखाई देगा। जो बच्चे ओटी में काम करते हैं आपको बताइए, छोटे छोटे दाने दाने के रूप में जो हो इतनी इतनी सी पोटलियां जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है वो हमें दिखाई देगा। सबक्यूटेनियस टिश्यू को उठाएंगे तो रेक्टस शीथ, जिसको हम शीथ के नाम से भी जानते हैं, शीथ हमें मिलेगी। शीथ को जो है वो जैसे आया हमारे पास में, हमने उसको खींच के जो है वो अलग कर लिया, मतलब शीथ में अंगुली डाली, खींच के किया, शीथ को हम ऐसे अलग करते हैं।
ठीक है, उसमें हमें जो है वो कुछ भी नहीं करना पड़ता, शीत को हम कट लगा के नहीं ऐसे ही करते हैं। देन उसके बाद आती है हमारे पास में मसल्स, मसल्स आ जाएगी, ठीक। एंड देन उसके बाद में हम उस मसल्स को हटाएंगे तो पेरिटोनियम जो है वो हमें देखने को मिलेगी। पेरिटोनियम को भी हम अलग कर देते हैं, पेरिटोनियम को अलग कर दिए मतलब सब क्यूटेनियस टिश्यू को, शीत को, मसल्स को, पेरिटोनियम को अलग कर देते हैं। फिर हमारे पास में पूरी चीज खोखले टाइप से आपको दिखेगी, अगर उसको आप उठा के अगर देखोगे तो बिल्कुल नीचे जो है हमारे पास में यूट्रस दिखेगा बिल्कुल बाकायदा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये तो हमारे पास में हो गया सबसे पहले स्किन के ऊपर इंसिजन लगाया। अब हमने क्या किया, यूट्राइन के ऊपर इंसिजन लगाएंगे, यानी कि जो हमारे पास में यूट्रस है वहां पे इंसिजन लगाएंगे। यूट्रस के ऊपर इंसिजन लगाएंगे, वही ट्रांसफर इंसिजन लगाएंगे, जैसे हमने स्किन के ऊपर लगाया था वैसा का वैसा इंसिजन यहाँ पे भी लगाते हैं। तो ट्रांसफर इंसिजन लगाएंगे इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्रस का जो सेगमेंट है, जो यूट्रस है वहां पे हमने कट लगा दिया, ठीक है। कट लगा दिया तो कट जैसे ही आप लगाओगे सडनली जो है वो फ्लूइड बाहर निकलता है, ठीक है। जो हमारे पास में फ्लूइड था, जो बच्चे के चारों तरफ जो है वो फैला हुआ था, ठीक है, वो फ्लूइड सडनली जो हो बाहर निकलता है, उसको हम सक्शन के द्वारा बाहर निकालते हैं। और जैसे आप उसको कट लगाओगे, मतलब यूट्रस को जो हो वो जैसे कट लगाओगे, आपको जो भी पार्ट है, अगर हेड पार्ट है बच्चे का तो वो आपको दिखाई देगा, अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन तो वो दिखाई देगा, कुछ भी है जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है वो सबसे पहले आपको जो है वो दिखाई देगा। फिर उसके बाद हम करवाते हैं डिलीवरी ऑफ बेबी। आपने कट लगा दिया, कट लगाने के बाद सीधा सीधा जो हो बच्चे को डिलीवरी करवा दिया था। तो फीटस इज डिलीवरी थ्रू द यूट्राइन इंसिजन, जो हमने यूट्राइन इंसिजन लगाया वहां से अलग किया, देन हम जो है वहां से दोस्तों क्या करते हैं, बच्चे को बाहर निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमने बच्चे को बाहर निकाल दिया, मान के चलिए ये बच्चा ऐसे ही था, ऐसे था, तो सीधा सीधा हमारे पास में यहां पे हमने कट लगाया था, यहां पे कट लगाया था, कट लगाने के बाद इस जैसे ओपन किया, हेड हमें दिखा, यहां से पकड़ के ऐसे कैंची बना के, दिख रहे हो, ऐसे जो है हमारे पास में कैंची बना के यहां पे लेके इस बच्चे को यहां से थोड़ा सा प्रेस करते हैं, बच्चे को बाहर निकाल लिया था। ऐसे करते हैं, ऐसे करके ही रखते हैं, ठीक है, उल्टा ही। हालांकि मूवी में आपने देखा होगा पीठ थपथपाते, वो बेसिकली पीठ पे पट्टे पे मारते हैं, यहाँ पे मारते हैं, वो बेसिकली रीजन होता है कि कोई चीज एस्पिरेट तो नहीं की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मुंह को क्लीन करते हैं, थोड़ा सा जो है इस तरीके से मारते हैं ताकि कोई सिक्रेशन जो है वो नहीं हो, ठीक है। देन तुरंत हमारे पास में जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो जो हमारे पास में स्क्रब नर्स है वो तुरंत 2 स्ट्रेट आर्टरीज को क्लेम करेगी और अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लेम करके जो है वो काट देगी। अम्बिलिकल कॉर्ड है, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास में अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो तुरंत जो है वो ऐसे आर्टरी और ऐसे आर्टरी लगा के क्लेम कर दिया और यहां से जो है वो इसको कट कर दिया जाएगा। कट कर दिया, कट करने के बाद में क्या होता है, बच्चे को जो है वो उसको दे देते हैं पीडियाट्रिशियन को। पीडियाट्रिशियन बच्चे का जो है वो देख रेख करता रहता है, मतलब उसका जो करना है वो बच्चा का जो है वो पीडियाट्रिशियन करेगा। पीडियाट्रिशियन ने जो है उसको ले लिया, देन उसके बाद करने लगा, देन उसके बाद डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन मैनुअली। उसके बाद क्या करते हैं, प्लेसेंटा की जो है वो डिलीवरी करवाई जाती है, प्लेसेंटा को जो है बाहर निकाला जाता है और मेम्ब्रेन को जो है वो मैनुअली मतलब हाथ से दे के जो है वो निकाला जाता है। बेसिकली जो हमारे पास में एक आर्टरी थी, इस तरीके से हमने कट किया ना, ये बच्चे की साइड वाली आर्टरी थी, ये हमारे पास में मदर की साइड वाली आर्टरी थी। तो बच्चे की आर्टरी तो जो है वो पीडियाट्रिशियन लेके चला गया क्योंकि बच्चे के साथ चलेगी, तो जो ये आर्टरी बची इसको हम राउंड राउंड घुमा के जो है प्लेसेंटा को बाहर निकालते हैं, साथ के साथ मेम्ब्रेन अगर कोई बची हुई है उसको मैनुअली हाथ से जो है वो निकाल देते हैं। देन यूट्रस चेक्ड फॉर ब्लीडिंग, रिपेयर द लेयर्स। अब हम पहले चेक करते हैं कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, अच्छे तरीके से देखा जाता है कि और कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि डायरेक्ट बिना देखे अगर आप इसको सील दोगे तो थोड़ी देर में यूट्रस जो हो वो ब्लीड से भर जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि किसी प्रकार से जो हो वो कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो, मोब से क्लीन करके जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो देखा जाता है। तो अच्छे तरीके से चेक करने के बाद में हमारे पास में जो है ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है एंड उसके बाद सबसे पहले जो है वो हम यूट्रस की लेयर को सीते हैं। तो बेसिकली हम जो इसमें 3 चीजें सीखते हैं, सबसे पहले हम यूट्रस को रिपेयर करते हैं, यूट्रस को रिपेयर करने के बाद हम शीत को रिपेयर करते हैं, शीत को रिपेयर करने के बाद हम एब्डोमिनल वॉल को जो है वो रिपेयर करते हैं, ठीक है। और किससे करते हैं वो आपको बताइए, एब्जॉर्बल सूचर से हम जो है वो एब्डोमिनल यूट्रस वॉल को और शीत को जो है वो हम एब्जॉर्बल सूचर से करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास में जो बाहर बच गया जैसे वाइक्रिल वगैरह इससे सीते हैं, और जो एब्डोमिनल वॉल है उसको हम नाइलॉन से जो है वो सील देते हैं। एब्डोमिनल वॉल आर क्लोज इन लेयर, एब्डोमिनल वॉल को जो है क्लोज किया, देन उसके बाद सील दिया एंड स्टरलाइज ड्रेसिंग जो है वो अप्लाई करवा देते हैं। हालांकि स्टेप छोटी छोटी है लेकिन जब करोगे तब आपको जो है वो पता चलेगा। फिर हम स्टरलाइज ड्रेसिंग जो है वो कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव क्या करोगे।
पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जैसे आपने डिलीवरी करवा दिया, देन उसके बाद आप इमीडिएटली जो है वो क्या क्या केयर हो जाती है। तो सबसे पहले आगे हमारे पास में इमीडिएट केयर क्या करोगे। तो इमीडिएट केयर में हम क्या करते हैं दोस्तों, मॉनिटर वाइटल साइन। वाइटल साइन को जो है वो हम चेक करेंगे, और वाइटल साइन जो है वो एवरी 15 to 30 मिनट्स जो है वो किया जाता है। हालांकि पोस्ट ऑप में जो है हमारे पास में प्रेफर्ड जो है वो 15 मिनट्स में हम जो है वाइटल साइन कर देते हैं। ये जो है हमारे पास में आइडियल है जिसमें हम जो है वो चेक करते हैं। एंड उसके बाद चेक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल ब्लीडिंग को जो है वो चेक करते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग का नाम डिलीवरी का नाम रहा है। वेजाइनल ब्लीडिंग के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक जो है वो गोज मोप करके वेजाइनल से जो है वो ब्लीडिंग को हम देखते हैं। ठीक है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसा है, देन वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो किस तरीके से, वो सारी चीज देखते हैं। देन उसके बाद हमारे पास में मेंटेन आईवी फ्लूइड एंड यूरिनरी कैथेटराइजेशन। आईवी फ्लूइड को मेंटेन करते हैं, कितना बीपी है, किस तरीके से आया, वो सारी चीज देखते हैं। एंड यूरिनरी कैथेटर को चेक करते हैं कि यूरिन प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। इनटेक एंड आउटपुट को मॉनिटर किया जाता है, कितना ब्लड लॉस हुआ है, कितना जो है हमारे पास में फ्लूइड लॉस हुआ है, कितना हमने दे दिया है, कितना जो है वो यूरिन कंटेनर के अंदर आया है। तो ये इनटेक आउटपुट जो है वो हम चेक करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ऑब्जर्व फॉर शॉक, हैमरेज एंड इन्फेक्शन। क्लाइंट को जो है वो, क्लाइंट को ऑब्जर्व करते हैं, और क्या ऑब्जर्व करते हैं उसमें, ऑब्जर्व करते हैं कि क्लाइंट जो है वो शॉक की कंडीशन में तो नहीं जा रहा, क्लाइंट जो है वो हैमरेज की कंडीशन में तो नहीं जा रहा, क्लाइंट जो है वो किसी इन्फेक्शन की कंडीशन में या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। तो शॉक कंडीशन आप देख ही सकते हो, बीपी अगर फॉल होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, तो हम कह सकते हैं क्लाइंट जो है वो शॉक की कंडीशन में जा रहा है। सेकंड, हैमरेज, अगर हमारे पास में वेजाइनल ब्लीडिंग हो या कहीं से और कहीं से ब्लीडिंग हो, तो हम देख सकते हैं कि हाँ हैमरेज की कंडीशन। इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को फीवर वगैरह हो, इमीडिएटली हो, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो है वो इन्फेक्शन है। इन सब चीजों को हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। देन उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स हमारे पास में जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तो था इमीडिएट केयर, मतलब जैसे हमने जो है वो क्लाइंट को ऑपरेशन रूप से बाहर निकाला, वो सारी चीजें की। अब आती है कि फर्स्ट 24 आवर्स में हम जो है वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो उसके लिए हम करते हैं, आई एनकरेज अर्ली एम्पुटेशन फॉर प्रिवेंट डीवीटी। जितना जल्दी हो सके उस मदर को जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि सिटी वालों को जो है वो समझाना आसान है, ठीक है, रूरल वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, अर्बन वाले आसानी से समझ आते हैं। जितना जल्दी जो है वो अगर आप मूव करोगे उतना ही अच्छा है, वरना डीवीटी हो जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो जाएगा। डीवीटी भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है दोस्तों, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे पास में जो क्लाइंट लंबे समय तक बेड रिडन होते हैं उनमें डीवीटी होने की संभावना है। तो जितना जल्दी हो सके उस क्लाइंट को जो है बोला जाता है, मतलब उस मदर को बोला जाता है कि आप जो है वो थोड़ा सा मूव कीजिए, मूव करोगे तो डीवीटी होने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मेंटेन पेरिनियल एंड वुंड हाइजीन। जो पेरिनियल केयर है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे यूरिनरी कैथेटराइजेशन किया हुआ है। साथ के साथ वुंड हाइजीन, मतलब जहां पे इंसिजन लगा है उसकी जो है वो केयर करनी है। केयर कैसे करोगी कि वहां पे ओपन ज्यादा उसको अभी नहीं रखना है, अगर ओपन है तो ड्रेसिंग करवा के वापस जो है उसको क्लोज करोगे। वो सारी चीजें, गंदी चीजों से नहाना धोना जो है उस टाइम पे नहीं होता है, तो वो सारी चीजें जो करोगे। अगर नहाते हैं तो भी अच्छे साबुन से क्लीन करके जो है वो नहाना होता है। तो मेंटेन पेरिनियल एंड वुंड हाइजीन जो है वो मस्ट हो जाती है, अदरवाइज वहां पे और इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइड एनाल्जेसी एंड एंटीबायोटिक। देखो अगर पेन हो रहा है तो हम एनाल्जेसिक देते हैं। अब कोई भी सर्जरी हुई है तो आपको पता है पेन तो होगा ही होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं हल्का फुल्का हो सकता है, तो पेन तो वहां पे प्रेजेंट होगा ही होगा। तो वो चीजें हम जो है वो चेक करते हैं कि वहां पे जो है वो पेन है तो एनाल्जेसिक देते हैं, और अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो दी जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग यूजुअली आफ्टर 4 आवर्स इफ स्टेबल। तो दोस्तों आपको पता ही है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है तो हम आधे घंटे बाद से ही शुरू कर देते हैं, ठीक है, आधे घंटे या 4 आवर्स से पहले ही शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में सीएस हो रहा है तो भी हम उसको एनकरेज करते हैं कि बच्चे को जो है वो दूध पिलाओ। एनवीडी में हम 30 मिनट में शुरू करते हैं। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ, वही एनवीडी वही होगा, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ तो देन तुरंत हम बच्चे को जो है वो दे देते हैं। बच्चे को देने के बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको हम एनकरेज करते हैं कि इस तरीके से जो है वो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। हालांकि ब्रेस्ट फीडिंग का भी मैंने जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो ये टॉपिक भी जो है वो करवा दिया है, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हो क्या क्या इंडिकेशन है, किस तरीके से क्या क्या करते हैं, क्यों जो है हमारे वाले बच्चे के लिए मस्ट होती है। एंड अगर सीएस है
तो अगर सीओएस में सब कुछ स्टेबल है, मदर ठीक है, वाइटल उसके स्टेबल है, तो 6 घंटे में हम ब्रेस्ट फीडिंग चालू कर सकते हैं। हाँ, मदर अगर मान के चले कोमा में चली गई है या बहुत सीवियर कंडीशन में चली गई है, तो हम कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कर शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर मदर स्टेबल है तो हम 6 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर लोचिया एंड वुंड हीलिंग। ठीक है, यानी कि लोचिया एंड वुंड हीलिंग को ठीक करते हैं। लोचिया क्या होता है वो भी आपको पता ही दोस्तों, कि हमारे पास में डिलीवरी के बाद में जो ब्लड निकलता है वेजाइना के द्वारा, जो सिक्रेशन निकलता है, उसको बोलते हैं लोचिया। ये भी हमने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे देखिए, तो वहां पे लोचिया किस तरीके से है, अल्बा है, रूब्रा है, ये सारी चीजें देखते हैं। देन रूब्रा है तो मतलब ब्लीडिंग वाली चीज कंडीशन है, तो कब किसने टाइम, वो सब चीजें, रूब्रा कब से कब तक होता है, एल्बा कब से कब तक होता है, ये सारी चीजें मैंने लोचिया के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर रखी है। तो लोचिया का जो टाइम पीरियड है, तो वो सारी चीजें मॉनिटर करते हैं। साथ के साथ वुंड हीलिंग भी देखते हैं। वुंड हीलिंग मतलब हमने जो है वो जहां पे इंसिजन लगाया वो इंसिजन भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं आफ्टर 24 आवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज एडवाइस। डिस्चार्ज एडवाइस पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो सब कुछ चीजें ठीक हो गई है, देन उसके बाद में जो है वो पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। डिलीवरी हो गई है, ठीक है, बच्चा एकदम ठीक है, मदर एकदम ठीक है, देन उसके बाद हम जब डिस्चार्ज करेंगे तो उसके बाद हम जो है वो क्या कहेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे स्टिच नहीं निकाले जाते, ठीक, स्टिच के साथ ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो उसको क्या क्या एडवाइस करेंगे, क्या क्या जो है वो सजेशन लिख के भेजेंगे। तो पहला चीज है, अवॉइड हेवी वर्क और लिफ्टिंग फॉर 6 वीक, यानी कि हेवी वर्क से जो है वो आपको, हेवी वर्क को जो है वो अवॉइड करना है, और भारी सामान 6 सप्ताह तक नहीं उठाने। ठीक है, हेवी वर्क नहीं करने, जैसे बाल्टी वगैरह है या सिलेंडर वगैरह है या गेहूं का कोई कट्टा है या आटे का कुछ भी हो, उसको जो है उठाना नहीं है, लिफ्ट नहीं करना, 6 वीक से पहले तक कुछ भी नहीं करना है। 6 वीक का मतलब हो गया 1.5 मंथ, जो कि हमारे पास में इन्वोल्यूशन का जो है वो टाइम भी होता है। तो उतने टाइम तक आपको जो है वो हेवी वर्क नहीं करना। हाँ, नॉर्मल कर सकते हैं, कुछ कामचोर जो है वो कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो भी गलत है। नॉर्मल आप सारे काम कीजिए, कुछ भी हो चाहे, ठीक है, खड़े खड़े खाना बनाना है, चलना फिरना है, और भी चीजें हैं, झाड़ू पोछा जो भी है नॉर्मल कर सकते हो, हेवी लिफ्टिंग वाला काम नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, मेंटेन न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। न्यूट्रिशन जो है वो मेंटेन करना है। अब देखो, मेंटेन न्यूट्रिशन तो सबसे पहली प्रायोरिटी है। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बच्चे के लिए भी खाना होता है। तो अच्छा खाओगे तभी तो दूध बनेगा। तो उसके कारण जो है वो हमें न्यूट्रिशन मेंटेन करना है एंड हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करना है, फ्लूइड एंड जो है वो मेंटेन करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के साइन जो है वो ऑब्जर्व करने हैं। अब कैसे ऑब्जर्व करेंगे, घर चले गए तो आपको ये कहना है कि अगर आपको घर जाने के बाद बुखार हो या रेडनेस हो या वेजाइना से किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज है, तो उसको आप तुरंत जो है वो देखोगे और इमीडिएटली जो है वो हॉस्पिटल में आ जाओगे। तो साइन फॉर इन्फेक्शन मतलब अगर फीवर है, रेडनेस है, डिस्चार्ज है, तो वो हमें सीधा सीधा इंडिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं जो है वो इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है, फॉलो अप आफ्टर 1 वीक और एडवाइस। देन उसके बाद बोलते हैं कि 1 सप्ताह के बाद जो है वो आके दिखा लीजिएगा। तो ये 1 सप्ताह हमारे लिए जरूरी नहीं होता फिक्स 1 सप्ताह ही हो, उसको ये बोला जाता है कि अगर आपको लगता है तो 1 सप्ताह के बाद आके दिखा लीजिएगा। अदरवाइज जब हमारे पास में 15 या 20 दिन जो भी आपने दिला कि उस टाइम पे टांके कटवाने जो है वो आ जाइएगा। ये हम डिस्चार्ज एडवाइस देंगे कि आपको हेवी वर्क नहीं करना है 6 वीक तक। देन न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन मेंटेन करना है। कोई भी इन्फेक्शन हो, साइन, कोई भी इन्फेक्शन का साइन हो तो आप इमीडिएटली आओगे और 1 सप्ताह के बाद जो है वो रिपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। भाई हम सर्जरी कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन तो आएगा। बिना कॉम्प्लिकेशन तो छोटा सा प्रोसीजर भी नहीं होता। ये तो अपने आप में जो है वो एक इतना बड़ा ऑपरेशन है। तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमारे पास में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो मदर को हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं दोस्तों। पहली चीज, इंट्रा ऑपरेटिव में क्या क्या चीजें हो सकती है। इंट्रा ऑपरेटिव मतलब ड्यूरिंग ऑपरेशन में क्या हो सकता है। तो दोस्तों हेमरेज की कंडीशन हो सकती है। मान के चलिए उस क्लाइंट को जो हो ब्लड ज्यादा हो गया, ब्लड ज्यादा लॉस हो गया, तो वो कंडीशन आ गई हेमरेज। कुछ भी हो सकता है। देखो, ऑपरेशन कर रहे हैं,
कहीं से भी ब्लड, कोई भी आर्टरी जो है वो रप्चर हो सकती है, ब्लड हो सकता है, तो हेमरेज की कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में इंजरी टू ब्लैडर और बाउल, यानी कि अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं किया गया, या आपने जो हमारे पास में डुअन्स रिट्रैक्टर था वो सही तरीके से नहीं लगाया, या आपने बाउल वॉश सही तरीके से नहीं किया, तो वहां पे जो है वो इंजरी हो सकती है। रेक्टम में इंजरी हो सकती है और ब्लैडर में जो है वो इंजरी हो सकती है। एंड एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन, आपको पता है जब एनेस्थीसिया देते हैं तो एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन में कई बार बीपी सडनली फॉल हो जाता है, कई बार रेस्पिरेटरी रेट फ्लो हो जाती है, कई बार बीपी सडनली जो है वो आगे बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में देखने को मिलती है। तो ये पहला कॉम्प्लिकेशन था जिसको हमने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड मदर साइड जो है वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव। अभी मदर साइड ही देख लेंगे। मदर साइड में पोस्ट ऑपरेटिव क्या हो सकता है, मतलब सर्जरी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो पहला कॉम्प्लिकेशन हो गया वुंड इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स अगर आपने एसेप्टिक टेक्निक काम में नहीं ली है, या आपने जो है वो स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की है, तो उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा, मदर को करना पड़ेगा, मतलब वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। देन एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, वही आपने स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की है तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा यूट्रस के अंदर। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब सीएस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं। तो अगर कैथेटराइजेशन में आपने जो है वो सही तरीके से क्लीनिंग नहीं किया है तो यूटीआई हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। देखो जो भी सर्जरी हम कर रहे हैं तो सर्जरी का मेन कॉम्प्लिकेशन होता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। कोई भी जो है वो हमारे पास में थ्रोम्बस या वो जो है हमारे पास में ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब हो गया हमारे पास में डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होता है, या डिलीवरी के बाद जो हमारे पास में ब्लीडिंग आती है, इसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। ऑलरेडी जो है वो हमने डिस्कस कर रखा था। पोस्टपार्टम हेमरेज में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में इससे ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो पोस्टपार्टम कहते हैं। और हमने जो है वो एलएसीएस या हम कहें सिजेरियन सेक्शन में भी मैंने बताया था कि इससे ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज बताएंगे। तो वेजाइनल डिलीवरी में, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में कितने एमएल से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो हम पोस्टपार्टम कहेंगे, और सिजेरियन सेक्शन में कितने एमएल से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो हम उसको जो है पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। ये आप कमेंट करके बताइएगा, तभी पता चलेगा कि बुलेट सीरीज आपने कितनी देखी है और कितनी नहीं देखी है। और साथ के साथ बताता हूं दोस्तों, बुलेट सीरीज को सर्च करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। दो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं। पहला ऑप्शन तो हमारे पास में क्या आ जाता है कि सिंपली हम जो है वो यूट्यूब चैनल में जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे बुलेट सीरीज है, वहां पे आप देख सकते हो सीक्वेंस से सारी चीजें जो है वो आपको दिख जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं देखना चाहते, मतलब सीक्वेंस से आपको कि देखोगे 250 हमारे पास में जो है वो क्लासें बनी है, कैसे देखोगे, आपको डायरेक्टली जो है वो यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में सर्च बटन आता है, ठीक, कोई भी गाना हम सर्च करते हैं, कोई भी चीज सर्च करते हैं, वैसे आपको सर्च करना है, आपको डालना है टीएनसी बुलेट। टीएनसी स्पेस बुलेट डालोगे, फिर टॉपिक का नाम डालो, जैसे एपीएच है, पीपीएच है, आप क्लिक करोगे वो क्लास आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपको टॉपिक समझना वहां पे आप देख सकते हो। तो पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में कितने एमएल से ज्यादा पे हम पोस्टपार्टम कहेंगे, वेजाइनल सिजेरियन सेक्शन में हम कितने से ज्यादा पे पोस्टपार्टम कहेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में डिले वुंड हीलिंग। डिले वुंड हीलिंग, ऑफ कोर्स अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो वुंड हीलिंग जो है वो डिले हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एडेशन एंड स्कार पेन। एडिशन ये सब चीजें मैंने बताई थी जब हमारे पास में कहते हैं ना टांके पक गए, ठीक है, जो हमने स्टिच लगाए, अगर वो अपनी जगह से हटेंगे, अगर आपने सही तरीके से जो है वो स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की, तो एडिशन और स्कार का जो है वो पेन हो जाएगा। ये हमारे पास में पोस्टपार्टम के हैं। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म जो है वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है, एलएसीएस कर दिया, लेकिन साल 2 साल बाद जो है वो क्या हो सकता है, तो उसमें हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है लॉन्ग टर्म में यूट्राइन रप्चर फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो अगर हम एलएसीएस करते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं, तो उसमें तो हमारे पास में यूट्राइन रप्चर के चांसेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन अगर हमने क्लासिकल इंसिजन किया, मतलब जो एब्डोमेन के जस्ट ऊपर वाला था बीच पे, ठीक है, अगर वो इंसिजन किया तो वहां पे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी एंड सब फर्टिलिटी। आप एलएसीएस करते हो तो हो सकता है कोई बार जो है वो फेलोपियन ट्यूब जो है वो थोड़ी सी प्रेस हो जाए, या फिर हमारे पास में जो है वो ओवेरी पे थोड़ा सा प्रेस हो जाए, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के कुछ कुछ चांसेस हो जाते हैं, कुछ कुछ, ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, प्लेसेंटा एक्रेटा और प्रीविया इन फ्यूचर प्रेगनेंसी।
फ्यूचर प्रेगनेंसी में हमारे पास में जो हो अप्रोप्रिएट प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया होने की संभावना भी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन थे। ये सारे हमने मदर के पढ़े। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन देखे, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में हमने वो सारी चीज देखी। पहला हमने इंट्रा ऑपरेटिव देखा, मतलब इंट्रा ऑपरेटिव में क्या हो सकता है, मतलब ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो हेमरेज हो सकता है, इंजरी हो सकता है और एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में आपको पता ही है दोस्तों, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पोस्टपार्टम हेमरेज, डिले वुंड हीलिंग एंड एडेशन और स्कार फॉर्मेशन। और लॉन्ग टर्म में हमारे पास में क्या हो सकता है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है अगर वर्टिकल इंसिजन लगाए तो, इनफर्टिलिटी एंड प्लेसेंटा एक्रिकेटा जो है वो देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन। ऐसा थोड़ी है सीएच करेंगे तो सिर्फ मदर को ही नुकसान होगा, आप बच्चे को भी पकड़ के खींच रहे हो तो बच्चे को भी नुकसान है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है उसको हम देखते हैं। तो बच्चे में क्या क्या चीजें हो सकती है दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, आप जब खींच रहे हो या आप जब निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं जो है वो बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। एंड एक्सीडेंट ट्रॉमा ड्यूरिंग द डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे हम जो है वो बच्चे को निकाल रहे हैं, तो हो सकता है बच्चे को जो है अगर आपने सही तरीके से उसको सपोर्ट नहीं किया, जैसे बच्चे को ऐसे सपोर्ट करना होता है, ऐसे नीचे की साइड में, क्यों, नीचे ड्यूएंस रिट्रैक्टर लगा होता है, तो हम ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ेंगे खींचेंगे नीचे बच्चे का सिर जो है वो इसमें टकरा जाएगा। तो एक्सीडेंटल ट्रॉमा से बचने के लिए हम सर को जो है वो इस तरीके से लेते हैं ताकि हम खींचेंगे तो ड्यूएंस ट्रॉमा यहीं पे आए और हमें ज्यादा लगेगी भी नहीं, लेकिन बच्चे का सिर तो सेफ है। या जोर से मान लो खींच लिया, सडन लिया कोई और चीज के ऊपर टक्कर नहीं के, जैसे मान लो वहां पे हमने जो है वो बच्चे को डॉक्टर खींच रहा है और वहां पे सीजर लेके जो है वो सर्कुलेटरी स्क्रब नर्स खड़ी है, तो कोई भी ट्रॉमा में एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी ऐसा होता नहीं है। तो क्या क्या चीजें हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो सकता है, एक्सीडेंटल एंड प्री मेच्योरिटी इफ डन बिफोर द टर्म्स। ठीक है, पहले जैसे मान लो जिद करने लग गए कि नहीं हमें तो डिलीवरी पहले ही करवानी है क्योंकि इसके बाप का बर्थडे आ रहा है तो उसी टाइम हम कराएंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास में क्या हो सकता है दोस्तों, प्री मेच्योरिटी जो है वो देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारे पास में फीटल कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एडवांटेज ऑफ एलएसीएस ओवर क्लासिकल। क्लासिकल और एलएसीएस में क्या एडवांटेज है, तो मैंने आपको पहली चीजें बता दी थी। एलएसीएस जो है वो मच बेटर है, एलएसीएस जो है हमारे पास में बेटर है देन कंपेयर टू क्लासिकल। कैसे है, वो सारी चीजें थी। एलएसीएस में जो है वो ब्लड लॉस कम होता है जबकि क्लासिकल में ज्यादा होता है। दूसरी चीज बेटर वुंड हीलिंग होती है एलएसीएस में, वहां पे वुंड हीलिंग जो है वो काफी लंबे समय तक होती है। देन फ्यूअर एडिशंस हमारे पास में, इसमें जो है एडिशंस है हमारे पास में जो टांके हटने की है वो यहाँ पे संभावना कम है, वहां पे ज्यादा है क्योंकि प्रेशर पेट पे ज्यादा लगता है, नीचे की साइड में कम लगता है। एंड लोअर रिस्क ऑफ रप्चर इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्लाइड में बताया था कि क्लासिकल में हमारे पास में नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रप्चर होने की संभावना ज्यादा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास में जो है वो रिस्क कम है। नेक्स्ट आता था इजियर रिपीट ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन को हम आसानी से रिपीट कर सकते हैं, पहले अगर वर्टिकल दिया है तो दोबारा वहां पे वर्टिकल करना जो है वो मुश्किल होता है। तो ये एडवांटेज है हमारे पास में एलएसीएस वर्सेज क्लासिकल। ये तो आप समझिए, एलएसीएस वाला ये इंसिजन था, क्लासिकल वाला ये था। ये हमारे पास में जैसे यूट्रस है, यूट्रस को मैं यूं बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारा यूट्रस थोड़ा सा अलग बन गया, ये मैं यूट्रस को बना रहा हूं और ये मैंने यूट्रस को बनाया, तो ये दोनों सीजन जो है वो इन सीजन आ गए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में सबसे पहली चीज आ गई है दैट इज कॉल्ड प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर मतलब हम सबसे पहले जो है वो सर्जरी से पहले जो है वो हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। सर्जरी होने से पहले जो है वो हम क्या करेंगे उसको हम बोलेंगे प्री ऑपरेटिव। तो प्री ऑपरेटिव में क्या करोगे, प्री ऑपरेटिव में नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रिड्यूस एंजाइटी। देखो जब सीएस होने वाला है तो मदर वैसे ही घबराई हुई होती है, खुद की टेंशन अलग, उसको बच्चे की टेंशन ज्यादा होती है। ये चीज मैंने खुद ने जो है वो ओटी के अंदर असेस की है। वो सबसे पहले ये सवाल, मेरा बच्चा तो ठीक है, इवन जब हमारे पास में बच्चे को जैसे डिलीवरी करवाते हैं उसकी फर्स्ट ख्वाहिश होती है बच्चे को दिखा दो। ठीक है, उसकी सर्जरी चल रही होती है लेकिन फिर भी उसको ख्वाहिश होती है कि बच्चे को दिखा दो, क्योंकि जब हम स्पाइनल लगाते हैं तो उसमें मदर बोल सकती है, तो वो उसकी पहली चीज, उसको बच्चे की ज्यादा टेंशन होती है। तो उसको जो है वो हमारे पास में इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि एंजाइटी जो है वो रिड्यूस हो सके। उसको ये बताएंगे देखो इसने, इस पड़ोस वाली ने भी जो है वो सीएस करवाया था, इसका बच्चा दोनों ठीक है, देखो आपका भी बिल्कुल ठीक रहेगा, ये सारी चीजें।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एंश्योर ऑल इन्वेस्टिगेशन आर कंप्लीट। देखोगे सारे इन्वेस्टिगेशन करवा रखे हैं, हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड जो है हमारे पास में ब्लड ग्रुप, ये सारी चीजें, यूरिन टेस्ट ये करवा रखे हैं, HbS Hg ये सारे इन्वेस्टिगेशन करवा रखे हैं या नहीं करवा रखे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट होंगे तभी करेंगे। देन उसके बाद अगर हमें हीमोग्लोबिन पता है तो कितना ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, ये सारी चीजें वही निर्धारित होती है ब्लड लॉस के ऊपर। देन ऑब्टेंड कंसेंट, कंसेंट को जो हो हम प्राप्त करते हैं, कंसेंट जो हो हम लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रिपेयर द पेशेंट फिजिकली, पेशेंट को जो हो फिजिकली प्रिपेयर किया जाता है, मतलब पार्ट प्रिपरेशन करके, मतलब शेविंग करके, कैथेटराइजेशन करके, आईवी लाइन करके। ये आपको पता है प्री ऑपरेटिव में हम करते हैं, आईवी लाइन सिक्योर करते हैं ताकि कोई भी एनेस्थेटिक ड्रग्स या जो भी हम डालेंगे वो सारी चीजें, पार्ट प्रिपरेशन में हम जो है वो शेविंग करेंगे वो सारी चीजें, और कैथेटर डालेंगे ये सारी चीजें। एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, और हम जो है वो जितने भी हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, आईवी लाइन डाल रहे हैं, उसमें हमें स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक जो है वो हमें यूज में लेनी है, क्योंकि अदरवाइज फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। इंट्रा ऑपरेटिव में जो है वो नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंट्रा ऑपरेटिव में नर्सिंग की केयर जो है वो क्या क्या होती है। पहली चीज असिस्ट एनेस्थेटिक एंड सर्जन, सर्जन और एनेस्थेटिक को जो है वो हमें असिस्ट करवाना होता है। ये आपको पता ही है, ओटी में स्क्रब नर्स और सर्कुलेटरी नर्स के क्या काम होते हैं ये आपको पता ही है। एंड मेंटेन स्टरलाइज फील्ड, स्टरलाइज फील्ड जो हो मेंटेन करते हैं, जो भी हम सर्जरी कर रहे हैं वो बिल्कुल स्टरलाइज होनी चाहिए। वो आपको पता ही है ओटी से ज्यादा स्टरलाइज तो कोई चीज है ही नहीं है, और वो हम मेंटेन करते हैं। गाउन पहनते हैं, देन स्टरलाइज जो हो वो चीज रखते हैं, किसी चीज को टच भी नहीं करते हैं, वो सारी चीजें तो स्टरलाइज फील्ड जो हो मेंटेन की जाती है। मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइन एंड फीटल हार्ट रेट, ठीक है, पेशेंट के वाइटल साइन भी हम मॉनिटर करेंगे और फीटल हार्ट रेट भी हम चेक करेंगे कि कहीं फीटस जो है वो डिस्ट्रेस की कंडीशन में तो नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो हम एनेस्थेटिक और सर्जन को इमीडिएटली बताएंगे। तो पेशेंट के वाइटल साइन और फीटल के जो है वाइटल साइन, यानी कि फीटल हार्ट रेट ही चेक कर सकते हैं, वहां पे हम टेम्परेचर रेस्पिरेशन तो हम चेक नहीं कर सकते, तो हम फीटल हार्ट रेट जो है वो चेक करते हैं। देन उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली। ऑफ कोर्स जो भी हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको तो प्रॉपर्ली हैंडल करना ही है, इसमें तो कोई बताने वाली चीज नहीं है कि उसकी वजह से न तो मदर को नुकसान हो, न सर्जन को नुकसान हो, न फीटस को नुकसान हो, न खुद को नुकसान हो। ऐसा नहीं हो कि चाकू से आप खुद ही कटा के बैठे हो, ठीक है। हमने जो है वो हमारे पास में सर्जिकल ब्लेड से कहीं कूद ना कर जाओ, खुद भी नहीं कटना है, सर्जन को भी नहीं काटना है, बच्चे को भी नुकसान नहीं करना है, और पेशेंट को भी ज्यादा नुकसान नहीं करना है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर्ली जो है वो हैंडल करे। एंड रिकॉर्ड फ्लूइड, ब्लड लॉस एंड मेडिकेशन, मेडिकेशन ये सारी चीजें, ये सब चीजों को हम जो है वो दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, मेंटेन करते हैं, मतलब रिकॉर्ड करते हैं कितना फ्लूइड लॉस हुआ, मतलब हमारे पास में एमनोटिक फ्लूइड कितना निकला, कितना जो है वो ब्लड निकला। हालांकि एमनोटिक फ्लूइड और ब्लड दोनों मिक्सअप ये हो जाते हैं, तो वो सारा का सारा हम जो है वो सक्शन जार में काउंट होता है, तो वहां पे हम जो है वो देख सकते हैं। तो कितना फ्लूइड लॉस हुआ, कितना ब्लड लॉस हुआ, कितनी क्या क्या मेडिकेशन दी, ये सब चीजों का जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं, देखते हैं कोई चीज कम ज्यादा तो नहीं है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो ये हो गया। नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर की अगर हम बात करें कि मतलब सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी के बाद में हमारे पास में किस तरीके से जो है चीज होती है, तो 2 मिनट में हमारे पास में जो है वो क्लास फिनिश हो जाती है, फिर इस टॉपिक को हम जो है वो फिनिश करते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में हमारे पास में आ जाता है कि अब सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी के बाद में जो है वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको हम ले लेते हैं। तो उसमें आ जाता है हमारे पास में ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग एंड शोक, यानी कि ब्लीडिंग और शोक को हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, कहीं पे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कहीं पे शोक तो नहीं हो रहा, ये सारी चीजें। एंड मेंटेन आईवी इन्फ्यूजन एंड यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट और आईवी इन्फ्यूजन को मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस को हम चेक करते हैं। प्रोवाइड पेन रिलीफ एंड कंफर्ट मेजर्स, ऑफ कोर्स सर्जरी हुई तो पेन मैनेजमेंट किया ही जाता है। एंड प्रमोट अर्ली एम्पुटेशन, जितना जल्दी हो सके उसको हम जो है वो एम्पुट करवाते हैं, ताकि डीवीटी से जो है वो बचा जा सके, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचा जा सके। नेक्स्ट एजुकेट ऑन वुंड केयर एंड ब्रेस्ट फीडिंग, उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और वुंड केयर के बारे में एजुकेट करेंगे कि आपको जितना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग चालू कर देना है। अगर आप बिल्कुल ठीक हो तो 6 घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग चालू कर देते हैं। वुंड केयर के लिए भी हम बताते हैं कि घर पे आपको किस तरीके से नहाना है, टांके लगे हैं कोई बात नहीं, आप साबुन से वहां पे लगा के अच्छे तरीके से जो है वो धो सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, तो इसके बारे में जो है वो एजुकेट करेंगे। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सपोर्ट इमोशनली एंड एनकरेज मदर इन्फेंट बॉन्डिंग। तो दोस्तों सर्जरी के बाद तुरंत जो है वो मदर को वहां पे बच्चे के पास बच्चे को मदर के पास में जो है वो लेटा दिया जाता है, ताकि उनके बीच में बॉन्डिंग हो, इमोशनल बॉन्डिंग हो, क्योंकि बच्चा जब रोता है तभी जो है वो
ब्रेस्ट मिल्क भी जो है वो तभी सीक्रेट होता है। ये हो गया हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिव। अब फटाफट जो है वो हम कंक्लूजन लेते हैं, इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। कंक्लूजन में आपको सारी चीज वैसे भी जो है वो समझ में आ गई होगी कि ए सेजेरियन सेक्शन इज लाइफ सेविंग सर्जिकल प्रोसीजर फॉर मदर एंड बेबी व्हेन वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट सेफ। सिजेरियन सेक्शन जो है वो एक लाइफ सेविंग सर्जिकल प्रोसीजर है। हम जो है वो मदर के लिए, मदर की और बच्चे की जान बचाने के लिए जो है वो हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं जब वेजाइनल डिलीवरी जो है वो सेफ नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर इंडिकेशन, एसेप्टिक टेक्निक, केयरफुल मॉनिटरिंग, गुड नर्सिंग केयर आर द एसेंशियल फॉर एंश्योर फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे पास में अच्छे आउटकम्स हो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर इंडिकेशन देखते हैं कि हम देखते हैं कि हाँ वाकई में ये इंडिकेशन है, तभी हम जो है वो सर्जरी कर रहे हैं। एंड एसेप्टिक टेक्निक रखेंगे ताकि बच्चे को और मदर को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हो। केयरफुल मॉनिटरिंग करेंगे, अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखा जाएगा, चेक किया जाएगा, वाइटल्स को चेक किया जाएगा, वुंड को चेक किया जाएगा, ये सारी चीज। एंड गुड नर्सिंग केयर असेंशियल फॉर एंश्योर फेवरेबल आउटकम। जो हम आउटकम चाहते हैं, जो फेवरेबल आउटकम हम चाहते हैं वो हमें मिले, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। प्रॉपर इंडिकेशन, एसेप्टिक टेक्निक, केयरफुल मॉनिटरिंग, गुड नर्सिंग केयर। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ हमारे पास में आज का टॉपिक दैट इज कॉल्ड सिजेरियन सेक्शन जो है वो फिनिश होता है। आई होप आप सभी ने जो है वो इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। अच्छे तरीके से दिवाली बनाइए, हेल्दी दिवाली बनाइए। वंस अगेन दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। साथ के साथ आपसे यही दुआ है कि आप जो है वो तुरंत एग्जाम में सेलेक्ट करके अपने जीवन को भी जो है वो इतना खुशहाल बनाइए। दिवाली मनाइए, परिवार के साथ मनाइए और साथ के साथ सिलेक्शन लीजिए। इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसके बारे में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले आप कितना फॉलो अप कर रहे हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।